हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारा सा चैनल साइंस सर्किल क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 10th का बायोलॉजी जो है उसका सभी चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। लगभग बायोलॉजी से 1000 प्लस क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। 1000 ही नहीं, मतलब 2000 प्लस भी क्वेश्चन हो सकता है। तो हम लोग पार्ट वाइज करने वाले हैं। तो इस पार्ट में हम लोग लगभग 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। और सभी सब्जेक्ट का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यूट्यूब पर पूरा हम करवा देंगे आप लोग को। ठीक है, तो बिना टाइम को गवाते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए, बायोलॉजी का पहला प्रश्न आप लोग के सामने। बताइएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है किस में होती है? ऑप्शन है कवक में, जंतुओं में, हरे पौधों में, परजीवियों में। तो बताइए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ होती है? तो आप लोग को पता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया स्वपोषी जीवों में होती है। और स्वपोषी जीव जो है वो क्या होती है? वो हरे पेड़ पौधे होते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट जवाब। चलिए, अगला प्रश्न ये है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए ग्लूकोज का सूत्र। तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 होता है। ठीक है, और अब इसमें देख लीजिए कार्बन के कितने परमाणु है? तो कार्बन के 6 है। हाइड्रोजन के कितने हैं? तो 12 है। और ऑक्सीजन के कितने हैं? तो 6 है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट जवाब। चलिए, अगला प्रश्न, किस खाद्य पदार्थ से हमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है? तो आयोडीन जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर आप लोग को दिख ही रहा होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नमक। नमक में क्या चीज़ मिलता है? आयोडीन प्राप्ति होती है। आप लोग को ऑलरेडी पता होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन नंबर 4। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर सकता है ना? ये बोर्ड मॉडल 2021 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो याद रखेंगे आप लोग, मनुष्य जो है और अन्य जो भी मांसाहारी जीव जंतु होते हैं वो सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट जवाब। ठीक है, इसका पाचन नहीं होता है, याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। और सेलुलोज जो होता है वो पादप की कोशिका भित्ति क्या चीज़ का बनी होती है? सेलुलोज का ही बना होता है। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? परजीवी पादप इसमें आप लोग को बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा माफ़ कीजिएगा, ये हो जाएगा कसकुटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट जवाब। ठीक है, ये परजीवी है। मृतजीवी क्या हो जाएगा? तो कवक जो है वो मृतजीवी है। मृतजीवी याद रखेंगे कवक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने बहुत ही महत्वपूर्ण है। मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? तो मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब, है ना? अब क्वेश्चन पूछेगा कौन कौन ग्रंथि है, तो आप लोग को याद होना चाहिए सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल और पैरोटिड, ये तीनों ग्रंथि होती है, 3 जोड़ा में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब। सभी क्वेश्चंस को याद कर लेना है पूरा, है ना? होठ पे याद होना चाहिए। दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? दांत की सबसे ऊपरी परत को इनामेल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। और ये कठोर पदार्थ भी होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो देखिए, पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो मनुष्य में पाचन क्रिया मुख गुहा से शुरू होती है। और मुख गुहा में जो है वो किसका पाचन होता है? तो याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। ठीक है, प्रोटीन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो याद रखेंगे छोटी आंत में होती है। चलिए, अगला प्रश्न भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, क्या क्या चीज आवश्यक होते हैं? तो देखिए, स्वपोषी पोषण जो होता है वो हरे पेड़ पौधे में होता है। और हरे पेड़ में क्या चीज होना जरूरी है? तो पर्णहरित होना चाहिए, यानी क्लोरोफिल होना चाहिए। और सूरज का प्रकाश भी जरूरी होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी होता है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट जवाब। चलिए, अगला प्रश्न आप लोग के सामने, क्वेश्चन नंबर 10।
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकलता है। किससे निकलता है बाहर? तो आप लोग को यहाँ पर दो ऑप्शन मन में आता होगा, है ना। जल में भी ऑक्सीजन है और CO2 भी चाहिए, तो इसमें भी ऑक्सीजन है। लेकिन याद रखेंगे, ऑक्सीजन जो बाहर निकलता है वो जल से निकलता है। किससे निकलता है? जल से निकलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। 11 नंबर, मैग्नीशियम पाया जाता है, किस में पाया जाता है? तो देखिए, मैग्नीशियम जो होता है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है। एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद कर लेना, और ये एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए तो अगला प्रश्न, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो आप लोग को भली भांति पता होगा क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है, तो हरा होता है। इसी कारण पत्ता का रंग हरा ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो हो जाएगा मृतजीवी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट जवाब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अच्छा, मृतजीवी और किस में होती है? तो ईस्ट में भी होती है, मशरूम होती है, मशरूम में भी, और बैक्टीरिया सब में भी होती है। चलिए अगला प्रश्न 14, सरीगली चीज़ों पर पोषित होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? है ना, सरीगली चीज़ों पर जो पेड़ पौधे निर्भर रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग मृतजीवी कहते हैं, मरे हुए चीज़ों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो स्टोमाटा के द्वारा होता है, यानी रंध्र के द्वारा होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत है, लीवर जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा जाए तो वो थायराइड ग्रंथि हो जाएगा, जो कि गला में पाया जाता है। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है? 17 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। प्रकाश संश्लेषी अंगक, तो देखिए अंगक पूछा जा रहा है तो हरित लवक हो जाएगा। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषी इकाई पूछते तो क्या हो जाता? पर्णहरित हो जाता, क्लोरोफिल। अगला प्रश्न, ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रकाश संश्लेषण की इकाई है, तो प्रकाश संश्लेषण की इकाई इसमें से कौन सी हो जाएगी? तो प्रकाश संश्लेषण का इकाई जो है वो क्या होगा, जल्दी बताएंगे। तो अभी जस्ट हम लोग कर चुके हैं, क्लोरोफिल को कहा जाता है, क्लोरोफिल अणु को कहा जाता है। और ATP का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में करेंगे इसका फुल फॉर्म, ATP का पूरा नाम क्या होता है। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो देखिए आप लोग को बताए हुए हैं, जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण भी आता है, श्वसन भी आता है, उत्सर्जन भी आता है, परिवहन भी आता है, जनन भी आता है। ये सभी जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट जवाब। अगला प्रश्न, निम्न में कौन पोषण की विधि है? तो पोषण की कौन विधि है? तो दो प्रकार के पोषण होते हैं, स्वपोषण होते हैं और परपोषण होते हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट जवाब। ए और सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, पर्णहरित का मुख्य कार्य क्या है? यानी क्लोरोफिल का जो है मेन वर्क क्या होता है? चलिए 21 का क्या होगा? तो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना होता है क्लोरोफिल का काम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट जवाब। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सभी। चलिए अगला प्रश्न, रसायन स्वपोषण के अंतर्गत मुख्यतः कौन आते हैं? तो स्वपोषण के अंतर्गत, रसायन स्वपोषण के अंतर्गत जो है वो अहरित बैक्टीरिया आता है ना। अहरित बैक्टीरिया आता है जो हरा नहीं है। यहाँ रसायन दिया हुआ है इसलिए ये ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 23 का जवाब देंगे, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है बताइएगा आप लोग। तो बिल्कुल सही जवाब, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन का बैलेंस रहता है। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पेड़ पौधे CO2 लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, वही ऑक्सीजन हम मानव यूज़ करते हैं और CO2 छोड़ते हैं तो फिर पेड़ पौधा यूज़ करते हैं। तो इस तरह से ऑक्सीजन का बैलेंस होते रहता है। चलिए अगला प्रश्न,
आंत रस कहाँ से स्रावित होता है ना। तो आप लोग बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। आंत रस जो है ये कहाँ से स्रावित होता है? तो आप लोग को पता है ये छोटी आंत से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट जवाब, है ना। चलिए अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। पीत कहाँ से स्रावित होता है? बाइल जूस जिसको बोलते हैं, ये कहाँ से स्रावित होता है यानी कहाँ से निकलता है? तो आप लोग को पता ही है, ये जल्दी बताइए। तो यकृत से निकलता है, लीवर से ही बाइल जूस निकलता है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न, पीत इस भोज पदार्थ का विखंडन करता है, यानी पीत जो है वो माफ कीजिएगा, कौन सा भोज पदार्थ का विखंडन करता है? बताइए 26 नंबर का क्या होगा? तो वसा का विखंडन जो है वो बाइल जूस करता है। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट जवाब। और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पायसीकरण इमल्सिफिकेशन क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, है ना। वसा के जटिल अणु को सरल ड्रॉपलेट्स में रूपांतरण, बिल्कुल सही बात है। पायसीकरण यानी वसा को तोड़ना पायसीकरण कहलाता है, ठीक है। तो बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न, जठर रस गैस्ट्रिक जूस की अम्लता किसके कारण होती है? 28 नंबर का जवाब देंगे आप लोग। तो जठर रस गैस्ट्रिक अम्लता जो है ये किसके, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब। चलिए फिर अगला क्वेश्चन, मृतजीवी पोषण में भोजन का पाचन कहाँ होता है? बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। मृतजीवी पोषण में भोजन का पाचन कहाँ होता है? जल्दी बताइए। इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा कोशिका के बाहर होता है ना। कोशिका के बाहर होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, अमाशय से कौन सा अम्ल स्रावित होता है? तो आप लोग को ऑलरेडी पता है अमाशय से कौन सी अम्ल स्रावित होती है। तो देखिए H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, HNO3 नाइट्रिक अम्ल हो गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। अच्छा, आप लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का pH मान बताइएगा कितना होता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर जवाब देंगे आप लोग। चलिए 31, प्रांकुर यानी विलाई का मुख्य कार्य क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये 31। देखिए इसका जो सही जवाब है, ये पाचित भोज्य पदार्थ का अवशोषण करता है विलाई, है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक है, निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन में कौन बदलता है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, छपने वाला प्रश्न है। बताइएगा पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कौन बदलता है? तो बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही बदलता है ना। ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, पाचन का उद्देश्य क्या है? तो बताइए, पाचन यानी भोजन का पाचन जो है आखिर क्यों होता है, कारण क्या है? बताइए। देखिए भोजन के जटिल तत्वों को सरलतम तत्वों में विखंडन करना, बिल्कुल सही बात है। छोटे छोटे अणुओं में विभाजित करना, सरलतम तत्वों का सुचारू रूप से अवशोषण करना, ये भी सही बात है। भोजन से ऊर्जा की प्राप्ति, इसीलिए भोजन का पाचन जरूरी होता है। सो ऑप्शन नंबर डी के साथ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप लोग का ये जो वीडियो है आप लोग के लिए कितना प्रॉफिटेबल है, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 34, छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन क्या कहलाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, स्टार लगा लीजिए, छपेगा ये, है ना। 34, तो याद रखना है, छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा हुआ भोजन जो है वो चाइल कहलाता है। क्या कहलाता है? चाइल कहलाता है, याद रखेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। चलिए 35 का जवाब दीजिए, दंत क्षरण यानी दंत अस्थि क्षय जिसको बोलते हैं वो क्या होता है? 35 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। देखिए डेंटिन और इनामेल का मृदुकरण ही क्या कहलाता है? दंत अस्थि क्षय कहलाता है, ठीक है। ये जब हम लोग मीठे चीज़ खाते हैं और उसको अच्छा से साफ सफाई नहीं करते हैं, तो बाहरी वातावरण से जो भी जीवाणु सब होते हैं वो यहाँ पे आक्रमण करके दांत के ऊपरी परत यानी इनामेल और डेंटाइन को क्या कर देता है? कोमल कर देता है, और धीरे धीरे वो झरने लगता है। इसी को बोलते हैं दंत अस्थि क्षय। चलिए अगला प्रश्न 36 नंबर, दांत के इनामेल को मृदुकरण कैसे हो जाता है? तो देखिए अभी जस्ट हम बताए हुए हैं,
जीवाणु द्वारा उत्पन्न अम्ल से। बिल्कुल सही बात है ना। ये अभी जस्ट हम बताए जब हम लोग मीठे चीज़ खाते हैं तो जीवाणु अटैक कर लेता है, ठीक है, और अम्ल का निर्माण कर देता है, जिससे दांत का ऊपरी परत जो है वो कोमल हो जाता है, मुलायम हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न, दंत प्लाक कैसे बनता है? दंत प्लाक कैसे बनता है? तो अभी जस्ट बताए हैं, मुंह के खाद्य कणों और जीवाणुओं से बनता है। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट जवाब। चलिए आप लोग पढ़े होंगे पेप्टिक अल्सर, है ना, 38 क्वेश्चन है। पेप्टिक अल्सर हो सकता है, किससे हो सकता है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, है ना। 38 नंबर, तो देखिए जब हम लोग लंबे समय तक भूखे रहते हैं, फास्टिंग में रहते हैं, तो ज़्यादा संभावना हो जाता है पेप्टिक अल्सर का, क्योंकि हमारे आँत में जो है अमाशय में अम्ल का स्राव तो रुकता नहीं है, जिसकी वजह से वो अमाशय के बाहरी परत को क्षति पहुंचाने लगता है, और उसी को ही क्या बोलते हैं, पेप्टिक अल्सर, है ना। भूखे रहने पर ऐसा होता है, तो लंबे समय तक भूखे रहने से पेप्टिक अल्सर हो सकता है। चलिए फिर 39 क्वेश्चन है, शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई कैसी होती है? अधिक लंबी होती है, मध्यम होती है, छोटी होती है, या इनमें से कोई नहीं? चलिए 39, तो देखिए छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जीव जंतुओं में अधिक लंबी होती है, क्योंकि वो ज़्यादा जटिल चीज़ खाते हैं तो उसके पाचन क्रिया में समय लगे, इसलिए छोटी आंत की लंबाई बड़ी होती है। चलिए अगला प्रश्न, इनमें स्वपोषी कौन है? स्वपोषी आप लोग को ऑलरेडी पता है, स्वपोषी हरे पेड़ पौधे को ही बोला जाता है स्वपोषी, ठीक है। अगला प्रश्न, चलिए अगला क्वेश्चन है, पौधे प्रकाश संश्लेषण से इसे बनाते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप पौधे जो है वो क्या चीज़ का निर्माण करते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो देखिए आप लोग को ऑलरेडी पता है, कार्बोहाइड्रेट अर्थात ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 42, हरे पौधे में रक्षित आंतरिक ऊर्जा किस रूप में होती है? यानी स्टोर जो होता है एनर्जी, वो किस रूप में रहता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, है ना। 42, तो देखिए वो स्टार्च के रूप में स्टोर रहता है, यानी इमरजेंसी फूड भी कहा जाता है पेड़ पौधा का। जब पेड़ पौधा के पास एनर्जी नहीं रहता है तो ये यहाँ से यूज कर सकता है मंड से, है ना। तो ऑप्शन में स्टार्च या मंड इंग्लिश में बोल सकते हैं। चलिए हिंदी में मंड, इंग्लिश में स्टार्च बोलते हैं। आज ये अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होता है, किसमें बदलता है, यानी प्रकाश ऊर्जा किसमें बदल जाता है? 43, चलिए बताइए। तो देखिए प्रकाश ऊर्जा जो है ये रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है, किसमें? रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 44, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। पौधे जो है नाइट्रोजन वो नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं, तो 44 नंबर का नाइट्रेट के रूप में और नाइट्रेट के दोनों के रूप में करते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न, यह जीव भोजन का विघटन अपने शरीर के बाहर करते हैं। कौन ऐसा जीव है जो भोजन का विघटन अपने शरीर के बाहर करते हैं? तो बताइए। तो देखिए फफूंद यानी कवक भी होता है, ईस्ट भी होता है, मशरूम भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा सही जवाब, ठीक है। अगला प्रश्न, यह अस्थायी प्रवर्ध की मदद से भोजन ग्रहण करता है, यानी कौन ऐसा जीव है जो प्रवर्ध की मदद से भोजन को ग्रहण करता है? तो आप लोग को पता है अमीबा, है ना। अमीबा जो है प्रवर्ध के द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं। चलिए, शरीर के सतह से पोषण, श्वसन और उत्सर्जन इसके मुख्य लक्षण हैं, यानी कौन ऐसा जीव है जो अपने शरीर के सतह से ही पोषण क्रिया करती है, श्वसन भी करती है और उत्सर्जन भी करती है? चलिए बताइए। तो ये है अमीबा। अमीबा की आकृति निश्चित नहीं होती है, आप लोग को ऑलरेडी पता है। चलिए अगला प्रश्न आप लोग के सामने, एंजाइम की भूमिका हमारे शरीर में किस रूप में होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये 48, एंजाइम की भूमिका हमारे शरीर में किस रूप में होती है? तो जैव उत्प्रेरक के रूप में होती है, ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब, है ना। एंजाइम जैव उत्प्रेरक होती है, यह रासायनिक क्रिया की दर को बढ़ाता है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न, लार एमाइलेज का कार्य क्या होता है? लार एमाइलेज का कार्य क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए इसका काम होता है जटिल मंड अणु को शर्करा में खंडित करना, सो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा सही जवाब। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन, क्रमाकुंचन पेरिस्टेट
गति कहाँ पाई जाती है, यानी कर्माकुंचन क्रिया कहाँ होती है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बताइएगा 50 का क्या होगा। तो ये आहार नली में होती है कर्माकुंचन क्रिया, इसी के मदद से भोजन वो नीचे की ओर गिरता है। चलिए एक दो और क्वेश्चन है, उसको भी कर लेते हैं, ठीक है। अमाशय का पिछला भाग क्या कहलाता है। तो अमाशय का पिछला भाग, देखिए अमाशय का 3 भाग होता है, कार्डियक होता है, फुंडिक होता है, पाइलोरिक होता है। तो सबसे पिछला भाग जो होता है वो पाइलोरिक होता है ना। ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका सही जवाब। इसका आंसर हम नहीं बताएंगे। अमाशय के जठर रस में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, आप लोग इसका जवाब खुद से देंगे, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, श्लेष्मा है, पेप्सिनोजन है, इनमें सभी है। तो आप लोग इसका आंसर ज़रूर कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। आप लोग के लिए ये टास्क रहा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा। तो चलिए, आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं एक नए शानदार वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, बाय बाय, टाटा।